नमस्ते। आज हम एक कानूनी पहेली की तह तक चलेंगे जो हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने सुलझाई गई। जी हाँ, मामला है कावेरी प्लास्टिक्स बनाम महदूम बावा बहरुद्दीन नूरुल। ये सुप्रीम कोर्ट का 19 सितंबर 2025 का एक अहम निर्णय है। और हमारे पास इसका स्रोत भी है, सीधा सुप्रीम कोर्ट का आधिकारिक फैसला। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश रहेगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 को समझने की। हाँ, वो जो चेक बाउंस से जुड़ी धारा है। जी, और उसमें भी एक बहुत ही नाजुक पर बेहद जरूरी पहलू है। कौन सा पहलू? वो ये कि अगर चेक बाउंस होने के बाद जो कानूनी नोटिस भेजा जाता है उसमें अगर गलती से गलत रकम मांग ली जाए तो उसका क्या असर होता है। अच्छा, मतलब सोचे किसी ने आपको मान लीजिए 1 करोड़ का चेक दिया। हाँ। और वो बाउंस हो गया। अब आपने नोटिस तो भेजा, पर शायद गुस्से में या पता नहीं कैसे लिख दिया कि 2 करोड़ चुकाओ। तो क्या ये छोटी सी लगने वाली चूक, शायद एक टाइपिंग मिस्टेक ही हो, क्या वो आपके पूरे केस को ही खत्म कर सकती है? यही सवाल इस केस के केंद्र में था। चलिए इसी को आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में समझते हैं। ठीक है, तो पहले कहानी के किरदारों से मिलते हैं। कौन कौन है इसमें? देखिए, एक तरफ है अपीलकर्ता यानी जिन्होंने शिकायत की, वो है कावेरी प्लास्टिक्स। कावेरी प्लास्टिक्स, ठीक है। और दूसरी तरफ है प्रतिवादी यानी जिन पर आरोप है। आरोपी नंबर 3 है महदूम बावा बहरुद्दीन नूरुल। महदूम बावा? हाँ, ये एक कंपनी है, MS नाफ्टो गैस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशक हैं। वो कंपनी आरोपी नंबर 1 है। अच्छा, तो कावेरी प्लास्टिक्स और MS नाफ्टो गैस के बीच का मामला है ये। शुरू कैसे हुआ ये सब? इसकी शुरुआत हुई 30 अप्रैल 2012 को। उस दिन इन दोनों के बीच एक जमीन की बिक्री को लेकर समझौता हुआ था। एक MOU साइन हुआ था। MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? जी, समझौता ज्ञापन, जमीन का सौदा था। तो फिर इसमें चेक की बात कहाँ से आ गई? उसी MOU के तहत मिस नाफ्टो गैस ने कावेरी प्लास्टिक्स को पेमेंट के तौर पर एक चेक दिया। कितने का चेक था? ये चेक था 1 करोड़ रुपए का, मतलब पूरे 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ का चेक? हाँ, चेक नंबर था 876229, इंडियन ओवरसीज बैंक, आरकेपुरम, दिल्ली का। फैसले में जो नोटिस का जिक्र है उसमें चेक की तारीख 30 अप्रैल 2012 लिखी है, तो हम वही मानकर चलेंगे। ओके, और फिर जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, चेक बाउंस हो गया। बिल्कुल सही अंदाजा। चेक बैंक में लगाया गया और बैंक ने उसे लौटा दिया। कारण अपर्याप्त धनराशि, मतलब खाते में पैसे नहीं थे। फंड्स इनसफिशिएंट, क्लासिक। हाँ, और यहीं से असली कानूनी कहानी शुरू होती है, खासकर उस नोटिस को लेकर जो कावेरी प्लास्टिक्स ने भेजा। हाँ, वही नोटिस जिसमें वो रकम की गड़बड़ी हुई थी। जरा बताइए उसके बारे में। देखिए, कानून के हिसाब से चेक बाउंस होने पर आपको नोटिस भेजना होता है। तो कावेरी प्लास्टिक्स ने NI एक्ट की धारा 138 प्रोविजो B के तहत मांग नोटिस भेजे। प्रोविजो बे, ये क्या है? अभी समझाती हूँ। पहले नोटिस की बात करते हैं। पहला नोटिस भेजा 8 जून 2012 को। ठीक है। इसमें चेक की सारी डिटेल्स थीं, नंबर, तारीख, बैंक का नाम और राशि भी सही लिखी थी, 1 करोड़ रुपए। सब सही था, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई नोटिस के आखिर में, जहां पैसे चुकाने की मांग की जाती है। वहाँ क्या लिखा था? वहां लिखा था कि 15 दिनों के अंदर 2 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए। क्या 2 करोड़? चेक 1 करोड़ का और मांग 2 करोड़ की, ये कैसे हुआ? यही तो सवाल है। और बात यही खत्म नहीं हुई। मतलब और भी कुछ हुआ? हाँ, उन्होंने कुछ महीने बाद 14 सितंबर 2012 को एक और नोटिस भेजा। दूसरा नोटिस? जी, और उसमें भी चेक का विवरण तो सब सही था, लेकिन मांग फिर से 2 करोड़ रुपए की ही दोहराई गई थी। 2 करोड़ फिर से? 2 बार सेम गलती, ये तो बहुत अजीब है। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले कि हम अदालतों के चक्कर पे जाएं, वो जो आप कह रही थी धारा 138 का प्रोविजो बी, वो असल में कहता क्या है? आसान शब्दों में समझाइए। जरूर। देखिए, धारा 138 कहती है कि चेक बाउंस होना एक अपराध है, लेकिन इसका प्रोविजो बी एक शर्त लगाता है। क्या शर्त? शर्त यह है कि चेक पाने वाले को, यानी जिसके हाथ में बाउंस चेक है, उसे बैंक से बाउंस की सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर चेक देने वाले को एक लिखित नोटिस भेजना होगा। ठीक है, नोटिस भेजना होगा। और उस नोटिस में साफ तौर पर मांग करनी होगी। किस चीज की? उक्त राशि के भुगतान की। उक्त राशि, द सेड अमाउंट ऑफ मनी। हाँ बिल्कुल, मतलब वो रकम जो चेक पर लिखी थी, न कम न ज्यादा। अच्छा, कानून में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है, उक्त राशि।
ये तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। नोटिस मिलने के बाद चेक देने वाले के पास 15 दिन होते हैं उस उक्त राशि को चुकाने के लिए। 15 दिन का ग्रेस पीरियड। हाँ, अगर वो उन 15 दिनों में पैसा नहीं देता, सिर्फ तभी उसके खिलाफ धारा 138 के तहत आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। समझ गया। तो सही रकम मांगना और 15 दिन का मौका देना, ये दोनों बहुत जरूरी शर्तें हैं। अनिवार्य शर्तें हैं, इसके बिना आप केस कर ही नहीं सकते। ओके, तो कावेरी प्लास्टिक्स ने 2 नोटिस भेजे, दोनों में 2 गुनी रकम मांग ली। फिर आगे क्या हुआ? कोर्ट में मामला कैसे गया? कावेरी प्लास्टिक्स ने जैसा कि अपेक्षित था, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में MS नेफ्टोगैस और उसके निदेशकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कर दी, धारा 138, 141, 142 के तहत। और फिर प्रतिवादी महदूम बावा, उन्होंने क्या किया? महदूम बावा की तरफ से एक अर्जी लगाई गई, जिसे कहते हैं डिस्चार्ज पिटिशन। डिस्चार्ज, इसका क्या मतलब है? डिस्चार्ज का मतलब है कि वो कोर्ट से कह रहे थे कि हमारे खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार ही नहीं बनता, हमें इस मामले से शुरुआत में ही बरी कर दिया जाए। अच्छा, केस शुरू होने से पहले ही खारिज करने की मांग। हाँ, और उनकी मुख्य दलील क्या थी इस अर्जी में? वही नोटिस वाली बात। बिल्कुल, उनकी दलील सीधी और साफ थी। जो कानूनी नोटिस हमें भेजे गए, उनमें मांगी गई रकम 2 करोड़ रुपए, चेक की असल रकम 1 करोड़ रुपए से अलग है। ये धारा 138 के प्रोविजो बी की उक्त राशि वाली शर्त का सीधा सीधा उल्लंघन है। इसलिए नोटिस कानून के नजर में अवैध है, और जब नोटिस ही अवैध है तो उसके आधार पर यह आपराधिक मामला टिक ही नहीं सकता, इसे रद्द किया जाए। बिल्कुल लॉजिकल दलील लगती है। तो निचली अदालत ने, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने क्या फैसला दिया इस पर? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 6 अक्टूबर 2021 को उनकी ये डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी। खारिज कर दी मतलब मजिस्ट्रेट ने माना कि केस चलना चाहिए? हाँ, शायद मजिस्ट्रेट को लगा होगा कि ये कोई प्रक्रियागत गलती है या इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन महदूम बाबा ने इसे माना नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वो इस फैसले के खिलाफ पहुंचे दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली हाईकोर्ट। वहां क्या हुआ? क्या हाईकोर्ट ने भी इसे छोटी गलती माना? नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का नजरिया एकदम अलग था। 26 फरवरी 2024 को फैसला आया और हाईकोर्ट ने महदूम बाबा की दलील पूरी तरह मान ली। मतलब हाईकोर्ट ने कहा कि नोटिस में मांगी गई रकम और चेक की रकम में जो अंतर है वो नोटिस को अवैध बनाता है। ये धारा 138 की अनिवार्य शर्त का पालन नहीं करता। अच्छा। और इसी आधार पर हाईकोर्ट ने कावेरी प्लास्टिक्स की पूरी आपराधिक शिकायत को ही रद्द कर दिया, क्वॉश कर दिया। पूरा केस ही खत्म कर दिया, सिर्फ नोटिस में गलत रकम लिखने की वजह से। जी हाँ। हाईकोर्ट ने इसे तकनीकी नुक्ता मानकर नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि इसे केस का आधार ही माना और कहा कि जब आधार ही गलत है तो इमारत कैसे टिकेगी। वाह। तो अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में आ गई। कावेरी प्लास्टिक्स ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी होगी। बिल्कुल। कावेरी प्लास्टिक्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में फिर क्या दलीलें दी गईं? कावेरी प्लास्टिक्स ने क्या कहा? कावेरी प्लास्टिक्स की तरफ से वही पुरानी दलीलें दोहराई गईं। पहला कि हाई कोर्ट का नजरिया बहुत ज्यादा टेक्निकल है, जरूरत से ज्यादा। दूसरा, उन्होंने फिर कहा कि ये जो रकम में अंतर था, 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ मांगना, ये महज एक टाइपोग्राफिकल त्रुटि थी, एक टाइपो था। टाइपो? इस बार कोई कारण बताया इसका? पहले तो बस टाइपो कहा था। हाँ, इस बार उन्होंने थोड़ा विस्तार से बताया। कहा कि ये गलती कंप्यूटर पर कट पेस्ट कमांड इस्तेमाल करते हुए हुई। कट पेस्ट कैसे? उनकी दलील थी कि जिस दिन ये 1 करोड़ वाला नोटिस बना, उसी दिन वो किसी और मामले में 2 करोड़ के चेक के लिए भी नोटिस बना रहे थे, तो कॉपी पेस्ट करते समय वो रकम बदलना भूल गए। अच्छा, ये दलील दी उन्होंने? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि नोटिस को टुकड़ों में नहीं, पूरा पढ़ना चाहिए। देखिए, चेक नंबर सही है, बैंक का नाम सही है, तारीख सही है, सब कुछ सही है, बस रकम गलत हो गई तो उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। और ये भी कहा होगा कि भाई असल मुद्दे पर ध्यान दो, पैसा तो नहीं चुकाया, इस छोटी तकनीकी गलती पर क्यों अटके हो? बिल्कुल। उनका यही कहना था कि धारा 138 का असली मकसद क्या है, व्यापार में लेन देन सुचारू चलें, लोग चेक का सम्मान करें। ये असल में तो सिविल गलती है, बस उसे थोड़ा क्रिमिनल रंग दिया गया है ताकि लोग गंभीर हों। हाँ। तो इसमें इतनी तकनीकी बारीकियों में नहीं जाना चाहिए।
अगर आप शिकायत रद्द करते हैं तो आप तो डिफॉल्टर को, जिसने पैसा नहीं दिया, उसको इनाम दे रहे हैं। उन्होंने कुछ पुराने केस का हवाला भी दिया। जी, उन्होंने सुमन सेठी केस का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि नोटिस को पूरा पढ़ना चाहिए, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केस का, जिसमें कहा गया था कि नोटिस का मकसद गलती सुधारने का मौका देना है। सुनने में तो कावेरी प्लास्टिक्स की दलील में भी दम लगता है, मतलब मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो। हाँ, लगता तो है। तो दूसरी तरफ महदूम बाबा के वकीलों ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में? उन्होंने इन दलीलों का कैसे जवाब दिया? महदूम बाबा का पक्ष एकदम सख्त और सीधा रहा। उन्होंने कहा, देखिए, नोटिस में साफ साफ चेक की रकम से दोगुनी रकम मांगी गई। ये कोई छोटी मोटी अस्पष्टता या कंफ्यूजन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और साफ गलती है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने उठाई वो ये कि ये गलती एक बार नहीं हुई, ये 2 अलग अलग नोटिस में हुई, 1 जून में, 1 सितंबर में, महीनों के अंतराल पर। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। 2 बार सेम टाइपो, वो भी कट पेस्ट से। ये टाइपो वाली कहानी को कमजोर करता है। बिल्कुल। प्रतिवादी ने यही कहा कि 2 बार वही गलती होना इस बात पर शक पैदा करता है कि क्या ये वाकई अनजाने में हुई टाइपो थी। उन्होंने जोर दिया कि बहुत सारे अदालती फैसले हैं, स्थापित कानून है जो कहता है कि मांग नोटिस में रकम वही होनी चाहिए जो चेक पर है, एग्जैक्ट अमाउंट। और टाइपो वाली दलील को क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये टाइपोग्राफिकल एरर वाली दलील बस एक बहाना है, एक स्टॉक डिफेंस है, मतलब एक घिसी पिटी दलील जो ऐसे मामलों में अक्सर लोग बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बड़ा पेचीदा सवाल था। एक तरफ मानवीय भूल या टाइपो की दलील, दूसरी तरफ कानून की सख्त शर्त। हाँ, सवाल यही था, क्या धारा 138 के नोटिस में गलत रकम लिखना, खासकर जब उसे टाइपो कहा जा रहा हो, माफ किया जा सकता है, या फिर कानून इतना सख्त है कि जरा सी भी चूक, चाहे अनजाने में हुई हो, पूरे मामले को ही पटरी से उतार देगी? सुप्रीम कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? उनका विश्लेषण क्या था? क्या तर्क दिए कोर्ट ने? यहीं पे सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, कोर्ट ने सबसे पहले इस बात पर जोर दिया कि धारा 138 कोई आम सिविल कानून नहीं है, ये एक दंडनीय प्रावधान है, पीनल स्टैट्यूट। दंडनीय मतलब इसमें सजा होती है? हाँ, इसमें जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। ये एक आपराधिक अपराध तय करता है, और कानून की दुनिया का एक बहुत पुराना और मजबूत सिद्धांत है दंड कानूनों की सख्त व्याख्या, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पीनल स्टैट्यूट्स। सख्त व्याख्या, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ हमारे सुनने वालों के लिए? इसका सीधा सा मतलब है कि जब कानून किसी काम के लिए सजा तय करता है तो उस कानून के शब्दों को बिल्कुल अक्षरशः पढ़ाओ और लागू किया जाना चाहिए, जैसा लिखा है वैसा ही। कोई ढील नहीं? कोई ढील नहीं। आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि शायद कानून बनाने वाले का ये मतलब रहा होगा, या अरे ये तो छोटी सी बात है, अगर कानून ने कोई शर्त रखी है, जैसे यहाँ उक्त राशि की शर्त है, तो उसे हूबहू बिल्कुल वैसे ही पूरा करना होगा। और अभियुक्त को यानी जिस पर आरोप है, उसे ये पूरा हक है कि वो कानून के लिखे हुए शब्दों पर भरोसा करे। उसे कानून की उदार व्याख्या करके फंसाया नहीं जा सकता। अच्छा, तो क्रिमिनल लॉ में शब्दों का मतलब बिल्कुल सीधा लिया जाता है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती इंटरप्रिटेशन की? बिल्कुल। कोर्ट ने इसे समझाने के लिए कुछ बहुत पुराने और महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र भी किया। जैसे एम नारायणन नाम्बियार केस का। उसमें कहा गया था कि अपराध कानून के शब्दों के साफ मतलब के अंदर ही आना चाहिए। अदालतें ये सोचकर शब्दों को तोड़ मरोड़ नहीं सकती कि शायद कानून लिखने में कोई चूक हो गई हो, जिसे लैटिन में कैसस ओमिसिस कहते हैं। कैसस ओमिसिस मतलब कानून में कोई चीज छूट गई हो? हाँ, कोर्ट ने क्रेजी स्टैट्यूट लॉ का भी हवाला दिया, जिसमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के यूएस बनाम विल्टबर्गर केस का जिक्र था। उसका सार यही था कि सजा देने की शक्ति सिर्फ विधायिका के पास है, यानी जो कानून बनाते हैं। न्यायपालिका यानी अदालतें कानून के दायरे से बाहर जाकर किसी को सजा नहीं दे सकती। मतलब अदालतें कानून बना नहीं सकती, सिर्फ लागू कर सकती हैं। जी, और के आहूजा केस में भी यही बात दोहराई गई कि दंड कानून सख्त शाब्दिक अनुपालन मांगते हैं, अनुमान या निहितार्थ इम्प्लीकेशन की कोई जगह नहीं है। तो इस सख्त व्याख्या वाले सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी प्लास्टिक्स के मामले पर कैसे लागू किया, खासकर वो उक्त राशि वाली शर्त पर? कोर्ट ने कहा कि जब धारा 138 का प्रोविजो बी कहता है कि नोटिस में उक्त राशि की मांग होनी चाहिए, तो इसका मतलब सख्ती से वही राशि है जो चेक पर लिखी है, ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज्यादा। यानी 1 करोड़ मतलब 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं। बिल्कुल।
कोर्ट ने सुमन सेठी केस का फिर से जिक्र किया और साफ किया कि उक्त राशि का मतलब सिर्फ और सिर्फ चेक की राशि है। लेकिन वो जो सुमन सिटी में बात थी कि अगर ब्याज या कोई और खर्चा अलग से मांगा जाए तो नोटिस चल सकता है, उसका क्या हुआ? हाँ, कोर्ट ने उसे भी स्पष्ट किया। कहा कि सुमन सेठी में ये तभी मुमकिन है जब 2 शर्तें पूरी हों। पहली कि वो अतिरिक्त रकम जैसे ब्याज, नोटिस का खर्चा अलग से पहचानी जा सके, सेवरेबल हो। और दूसरी जो सबसे जरूरी है कि चेक की मूल राशि बिल्कुल सही मांगी गई हो। अच्छा, मूल रकम तो सही होनी ही चाहिए। इस केस में क्या हुआ, मूल रकम ही गलत मांग ली, 1 करोड़ की जगह 2 करोड़। तो यहाँ वो अलग करने वाली बात या नोटिस को पूरा पढ़ो वाली बात लागू ही नहीं होती। जब जड़ ही गलत है तो बाकी क्या देखें? यानी चेक की मूल रकम सही मांगना पहली और सबसे अहम शर्त है, इसमें कोई समझौता नहीं। कोई समझौता नहीं। कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया केस का जिक्र करते हुए नोटिस के उद्देश्य को भी फिर से बताया। उद्देश्य क्या है? चेक देने वाले को एक आखिरी मौका देना कि वो सही चेक राशि चुका दे और जेल जाने से बच जाए। अगर नोटिस में ही रकम गलत लिखी होगी तो वो अपना बचाव कैसे करेगा? उसे पता ही नहीं चलेगा कि असल में चुकाना कितना है। तो नोटिस का उद्देश्य ही फेल हो गया। सही बात है। कोर्ट ने ये भी कहा कि मुख्य धारा में जो शब्द है कोई भी राशि और प्रोविजन में जो शब्द है उक्त राशि, ये दोनों एक ही चीज को दर्शाते हैं। मतलब जिस राशि का चेक बाउंस हुआ उसी राशि की मांग नोटिस में होनी चाहिए। ये कनेक्शन जानबूझकर बनाया गया है। और वो जो टाइपोग्राफिकल एरर वाली दलील थी कावेरी प्लास्टिक्स की, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने उसे माना? कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल नहीं माना। क्यों? 2 मुख्य कारण दिए। पहला, जैसा हमने डिस्कस किया, दंडनीय प्रावधानों की सख्त व्याख्या। इसमें ऐसी गलतियों की गुंजाइश नहीं होती कि अरे टाइपो हो गया। और दूसरा कारण जो बहुत वजनदार था वो ये कि ये गलती एक बार नहीं 2 बार दोहराई गई थी, महीनों के अंतराल पर। कोर्ट ने कहा कि ये बात अनजाने में हुई चूक वाली कहानी को बहुत कमजोर करती है। मतलब कोर्ट को भी लगा कि ये शायद सिर्फ टाइपो ना हो। कोर्ट ने सीधे तौर पर ये नहीं कहा कि ये जानबूझकर था, लेकिन ये जरूर कहा कि 2 बार होना इसे महज टाइपो मानने से रोकता है। सख्त व्याख्या के सिद्धांत के तहत ऐसी दलीलों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कई हाई कोर्ट के पुराने फैसलों का भी जिक्र किया जहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का सुंगलो इंजीनियरिंग केस। और वहां भी यही माना गया था कि 2 गुनी रकम मांगने वाला नोटिस अवैध है। तो मतलब टाइपो की दलील नहीं चली। तो फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा? क्या उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को बदला? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराया और उसे बरकरार रखा। अपहेल्ड द हाई कोर्ट्स डिसीजन। यानी कावेरी प्लास्टिक्स की अपील खारिज हो गई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कावेरी प्लास्टिक्स द्वारा भेजा गया नोटिस जिसमें 1 करोड़ रुपए के चेक के बदले 2 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, वो धारा 138 प्रोविजो बी की अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं करता था। इसलिए वो नोटिस अवैध था, इनवैलिड। तो क्योंकि नोटिस ही अवैध था, इसलिए उस अवैध नोटिस के आधार पर शुरू की गई आपराधिक शिकायत कानून की नजर में टिक ही नहीं सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने उस शिकायत को रद्द करके बिल्कुल सही किया था। तो नतीजा ये निकला कि कावेरी प्लास्टिक्स का केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, सिर्फ उस नोटिस की गलती की वजह से। बिल्कुल यही नतीजा निकला। इस पूरे मामले से, इतनी सारी दलीलों और कानूनी बारीकियों से हमारे सुनने वालों के लिए सबसे बड़ी सीख या टेक अवे क्या है? मतलब आम आदमी के लिए क्या मतलब है इसका? देखिए, सबसे अहम सीख ये है, और ये सबके लिए जरूरी है जो चेक से लेन देन करते हैं, कि अगर आप एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत किसी को चेक बाउंस का नोटिस भेज रहे हैं तो आपको कक्केशी ग्याक सावधान रहना होगा। किस बारे में? रकम के बारे में। नोटिस में चेक की रकम बिल्कुल सही अक्षरशा वही लिखनी होगी जो चेक पर है। 1 रुपए का भी अंतर, जैसा इस केस में हुआ, आपके नोटिस को अवैध बना सकता है। और नोटिस अवैध हुआ तो आपका पूरा केस खत्म, आप मुकदमा कर ही नहीं पाएंगे। जिसे आप एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक, एक मामूली चूक समझ रहे हो, वो आपके लाखों करोड़ों के दावे को शून्य कर सकती है। ये तो बहुत गंभीर बात है। ये सिर्फ वकीलों के लिए नहीं, बल्कि हर बिजनेसमैन, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जो चेक लेता या देता है। बिल्कुल, ये मामला दिखाता है कि कानूनी दस्तावेजों में, खासकर जब मामला आपराधिक कार्रवाई तक जा सकता हो, सटीकता, प्रिसिजन कितनी ज्यादा मायने रखती है। दंडनीय कानूनों की शर्तें बहुत सख्ती से लागू होती हैं।
जरा सी लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। वो चलता है वाला एटीट्यूड यहाँ बिल्कुल नहीं चलता। तो आज हमने कावेरी प्लास्टिक्स बनाम मोहदुम बावा मामले की गहराई में जाकर समझा कि चेक बाउंस नोटिस में रकम की एक गलती के कितने गंभीर और शायद अप्रत्याशित नतीजे हो सकते हैं। ये वाकई आंखें खोलने वाला मामला है। हाँ, ये केस दंडनीय प्रावधानों की सख्त व्याख्या और कानूनी नोटिस में हर शब्द, हर अंक के महत्व को बखूबी उजागर करता है। बारीकी बहुत जरूरी है। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। हमने देखा कि कोर्ट दंडनीय प्रावधानों में सख्त अनुपालन पर कितना जोर देता है और शायद सही भी है। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है या होना चाहिए जहां नोटिस में हुई कोई वास्तविक जिसे साबित किया जा सके और जो अनजाने में हुई हो ऐसी लिपिकीय त्रुटि मतलब क्लेरिकल एरर उसे सुधारने का मौका मिल सके? मौका कब? शायद वो जो 15 दिन की मोहलत होती है पेमेंट की, उसके खत्म होने से पहले। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म चेक पाने वाले के जायज हक और चेक देने वाले को गलत मुकदमे से बचाने के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस बना सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या कोई सुधार का मौका मिलना चाहिए? हाँ, या फिर इसमें गलती सुधारने के नाम पर दुरुपयोग, मिसयूज की गुंजाइश ज्यादा होगी और सख्ती ही बेहतर है? ये वाकई एक पेचीदा सवाल है। इस पर बहस हो सकती है कि क्या कानून में ऐसी कोई गुंजाइश होनी चाहिए या नहीं। इसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है। खैर, इस गहन कानूनी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।